गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, एबनॉर्मल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान। जैसा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये आज का नहीं, बहुत ही प्राचीन युग से इसके बारे में बातें हो रही हैं। असामान्य मनोविज्ञान क्या है? यह एक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्तियों के असामान्य व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम लोग जनरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, सामान्य मनोविज्ञान में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी सामान्य व्यक्ति के अनुभवों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके अनुभूतियों को, उसके व्यवहारों का हम लोग अध्ययन करते हैं। परंतु असामान्य मनोविज्ञान का सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि जिसमें हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर यानी कुसमायोजित व्यवहार के बारे में, पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस, जो व्यक्तित्व में जो विकृति होती है उसके बारे में, या अशांति होती है उसके बारे में, विघटित व्यक्तित्व यानी डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और फिर उसके उपचार के माध्यम ढूंढते हैं और पढ़ते हैं। कैसे उनका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे उनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग असामान्य मनोविज्ञान ये है। अब इसका हिस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये कोई नया कदम नहीं है इसके प्रति, बल्कि इसका एक लंबा और रोचक इतिहास है। किस्कर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1985 में बताया कि इसके इतिहास को हम लोग मूलतः 3 भागों में, 3 एजेस में हम लोग बांट सकते हैं। जिसको सबसे पहला होगा पूर्व वैज्ञानिक काल यानी कि प्री साइंटिफिक पीरियड। दूसरा है मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर यानी कि उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग ये कहते हैं मॉडर्न ओरिजिन। और तीसरा जो पीरियड है वो होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी टुडे। आज के डेट में मनोविज्ञान की क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है और किस तरह से हम लोग डील करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, और इस शाखा में, इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और किस तरह से नए नए इनोवेशंस, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं जिसके माध्यम से असामान्यता को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री साइंटिफिक पीरियड। प्री साइंटिफिक पीरियड को हम लोग मूलतः 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एनिमिस्टिक थिंकिंग ऑफ स्टोन एज यानी कि पाषाण युग का जीववादी चिंतन। इसमें क्या था कि इसमें लोग ये सोचते थे कि जो मेन जो असामान्य व्यवहार और उसके उपचार की जो पृष्ठभूमि लोग मानते थे या कंसेप्ट जो होता था वो जीववाद था। यानी कि जिसमें ग्रीक, चाइना, इजिप्ट, उन लोगों का ये था कि इसमें उन लोग ये कहते थे उस ज़माने के लोग कि जब ईश्वर की कृपा समाप्त हो जाती है किसी के प्रति, यानी कि ईश्वर जब किसी से नाखुश रहते हैं तो एक तरह के पनिशमेंट के रूप में इसको सज़ा के रूप में इसको समझा जाता है और इसको अभिशाप के रूप में समझा जाता है। और व्यक्ति किसी समझ लीजिए कि किसी असामान्य व्यवहार जब शो करने लगता है तो उसमें ईश्वर का ही कुछ दंड के रूप में ईश्वर इसको समझते हैं। तो अब ये पहले के ज़माने में इस तरह का था। उसमें ये था कि सुपर नेचुरल स्पिरिट या समझ लीजिए किसी तरह का अलौकिक जीव प्रवेश कर गया है व्यक्तियों में और उसमें वो उसमें सुपर नेचुरल पावर है। जैसे कि भगवान का वास होता है। ऐसे प्राणी जैसे प्राणी हैं, चलते हैं, गिरते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हवा चलती है। इस तरह में एक किसी न किसी जो मूव कर सकता है उसमें कोई ना कोई स्पिरिट होता है। तो अगर कोई अच्छा स्पिरिट यानी अगर व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो उसके अंदर अच्छा स्पिरिट है, यानी कि कोई गुड स्पिरिट उसके अंदर प्रवेश किया हुआ है, भगवान ने उसके अंदर एक गुड स्पिरिट डाला है। लेकिन अगर वो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, बुरा या असामान्य व्यवहार करता है, तो यानी उसके अंदर इविल स्पिरिट या कोई पिशाच या किसी भूत प्रेत का प्रवेश है। तो ये उस समय लोग ये सोचते थे कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का अधिकार हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो उस समय लोग यही समझते थे। परंतु इस ढंग का जो पोजेशन कम हुआ करता है और अधिकतर पोजेशन पिशाच जो भूत प्रेत की श्रेणी में आते हैं, वे लोग समझते हैं कि भूत प्रेत का निवास उनके अंदर है। तो इस तरीके से पहले जो है वो इस एबनॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, असामान्य व्यवहारों के बारे में लोग इस तरीके से समझते थे। उसके बाद दूसरा है
अर्ली फिलोसॉफिकल एंड मेडिकल कंसेप्ट। इसमें, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल विचारधाराएं। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग योगदान है, वो हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैसे मनोवैज्ञानिकों ने, शरीर शास्त्रियों ने, फिजियोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व पहले मानसिक रोगों और असमान व्यवहार के संबंध में एक रैशनल तथा साइंटिफिक विचारधारा का जन्म हुआ इस युग में। इसमें हिपोक्रेट्स हैं, उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कहा, और उन्होंने ये कहा कि एक तरह का रिवॉल्यूशनरी थॉट को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मानसिक रोग या शारीरिक रोग की उत्पत्ति कुछ नेचुरल कॉज से होता है, न कि शरीर के भीतर कोई बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया, डेमन का प्रवेश हो गया, भूत पिशाच का प्रवेश हो गया। ये इसको नहीं मानते हैं, बल्कि हिपोक्रेट कहते हैं कि इस विचारधारा को उन्होंने नेचुरलिज्म कहा है। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है इसमें। उन्होंने ये कहा था कि जैसे शारीरिक रोग होते हैं वैसे ही मानसिक रोग भी होते हैं, उसमें ह्यूमन केयर होना चाहिए, उसमें किसी तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो उनका जो ब्रेन होता है उसमें किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाता है, ब्रेन पैथोलॉजी हो जाता है, इसलिए मैनिया है। उसके बहुत सारे कैटेगरीज उन्होंने बतलाए, जैसे मैनिया है, मेलैंकली है, डिप्रेशन है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने बतलाया, और उन्होंने कारण ये बतलाया था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही कारण बन जाते हैं किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकार के लिए, मानसिक रोग के लिए। तो हेरिडिटी में उन्होंने बतलाया कि बहुत बड़ा रीज़न है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बतलाया था कि जो किसी का अगर वातावरण दूषित होता है, जिस वातावरण में वो पलता बढ़ता है, वैसे स्थिति में भी उनके अंदर इस तरह के ये आ सकते हैं। उसके बाद प्लेटो और अरिस्टोटल के भी कंट्रीब्यूशन को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने भी बहुत अपने अपने तरह तरह के उन्होंने बतलाया, अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, प्लेटो का विचार था कि चूँकि ऐसे मानसिक रोगी अपने अपराधजन्य क्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं होते हैं, अतः उन्हें सामान्य अपराधियों के समान दंडित नहीं करना चाहिए। लोग दंड दिया करते थे, वो नहीं होना चाहिए था, बल्कि इनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने जैसे उनके संगी साथियों द्वारा उन पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता और मानवीय ढंग से उनके साथ व्यवहार करने पर उन्होंने बल डाला था। यानी ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने ठीक ढंग से समझने पर बल डाला। तो उन्होंने इस तरीके से बताया था अपने इसको। उसके बाद फिर आया उत्तर ग्रीक एवं रोम वासियों का योगदान। उसमें कंट्रीब्यूशन किसका हुआ है? ग्रीक और रोमन्स का भी कंट्रीब्यूशन हुआ है इसमें। अर्ली फिलोसॉफिकल एंड मेडिकल, ये सारे फिलॉसफी के प्रोफेसर्स थे और डॉक्टर्स थे। इन्होंने कहा जैसे इजिप्ट में क्या हुआ कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, और वहाँ के अनेक मंदिर एवं गिरजाघरों को प्रथम दर्जे के आरोग्यशाला में बदल दिया गया। आरोग्यशाला यानी कि सैनिटोरियम्स, जहाँ उनको सुखद और बहुत आनंददायक वातावरण में मानसिक रोगियों को रखने का प्रावधान किया गया, ताकि वे लोग अपने भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करें, जैसे नाच गाना, संगीत, खेल कूद, कसरत करना, शिक्षा पाना, तरह तरह का शिक्षा पाना। इस तरह से उन लोग उसका ट्रीटमेंट करते थे ताकि उनका मानसिक संतुलन बना रहे और उनके अंदर अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न हों। तो इस तरह से उन्होंने इस युग में ये सब भी योगदान मनोवैज्ञानिक और शरीर शास्त्री और फिजियोलॉजिस्ट ने, ये दर्शन शास्त्रियों ने कहा था। उसके बाद इस्लामिक देशों के ग्रीक विचारों की भी मान्यता इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इस्लामिक देश भी इसको अडेप्ट कर लिए। जैसे कि मध्य युग के दौरान कुछ इस्लामिक देश में पहले के ग्रीक चिकित्सकों के विचारों का प्रभाव बना रहा। जैसे कि बगदाद में 792 ईस्वी में पहला मानसिक अस्पताल यानी मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, और ऐसा ही अस्पताल दमिश्कस, एलेपो में भी खोला गया। तो इन मानसिक अस्पतालों में रोगियों के लिए मानवीय व्यवहार के साथ उपचार के विभिन्न ढंग प्रस्तुत किए गए, और उन लोगों को इस तरह के अच्छे व्यवहार के द्वारा और अच्छे वातावरण के द्वारा उनके अंदर ये किया गया, तरह तरह के उपचार के प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। उसके बाद आता है डेमोनोलॉजी इन मिडिल एजेस, यानी कि ये मध्य युग में पिशाचिकी,
यानी जैसा कि हमने पहले भी बतलाया कि इसमें लोग ये सोचते थे कि डेमन्स का असर होता है और वो व्यक्ति के में प्रवेश कर जाता है, और चूँकि डेमन एक इविल स्पिरिट है, बुरी आत्मा है, तो वो उसको बुरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से लोगों में ये डेमन का जो प्रभाव है, इसके बारे में इस शताब्दी में लोगों ने कहा कि पोजेस्ड होता है वो लोग, उन लोग का वैसे बुरी आत्मा का आधिपत्य हो जाता है उसके अंदर, और सुपर पावर होता है, सुपर नेचुरल पावर होता है, जिसमें जादू करना, और विचेस लोगों का विच क्राफ्ट वगैरह, जादू टोना, ये सब उसमें देखा गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य युग में मानसिक रोग एवं असामान्य व्यवहार के अध्ययन के क्षेत्र में एक तरह से अंधकार ही अंधकार था। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं था किसी को, और ना ही कोई रैशनल तरीके या वैज्ञानिक तरीके से किसी बात को समझा पाने में सक्षम था। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन व्यू पॉइंट, यानी कि मानवीय दृष्टिकोण का उद्भव। जैसा कि पहले स्टार्ट हो ही गया था मानवीय दृष्टिकोण, लोग समझते थे कि इसको मानवीय व्यवहार से ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं, ये बुरी आत्मा का प्रकोप नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को अगर अच्छे वातावरण में और अच्छे व्यवहारों के द्वारा हम लोग इनको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने तरह तरह से बतलाया कि किस तरह से अच्छे वातावरण और अंधविश्वास को छोड़कर और अमानवीय व्यवहारों को त्याग कर इन लोगों को अच्छा और वातावरण में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस तरह से स्पष्ट है कि पूर्व यानी प्री साइंटिफिक पीरियड में जो कि पहले प्रिमिटिव पीपल जो हुआ करते थे, उनके द्वारा दिया गया, जिसमें मानसिक रोग का कारण दुरात्मा और दैवी प्रकोप माना गया था। इसके बाद हिपोक्रेट्स का नेचुरलिज्म आया, और उनके जो शिष्य थे ग्रीस और रोम में काफ़ी अधिक थे। हिपोक्रेट्स के अनुसार मानसिक रोग कुछ स्वाभाविक कारणों से होता है, इसलिए उन्होंने नेचुरलिज्म का नाम दिया। और उसके बाद फिर करीब 1500 एडी में मध्य युग के अंधकार में असामान्यता का व्याख्या भूत प्रेत जिन आदि दुरात्मा के प्रकोप में ही भटकता रहा, परंतु आगे आने वाले 300 वर्षों में असामान्य व्यवहार के प्रति मानवता के दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक उद्भव कैसे हुआ, यानी मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी 1801 से लेकर 1950 ईस्वी तक माना गया है। इसमें क्या है कि जितने भी मानसिक रोगियों को ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनके लिए अलग रोगी कक्ष बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, जहाँ मनोरंजन के तरह तरह के साधन रखे जाते थे, रुचिकर कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता था। और वहाँ पुरुष के लिए अलग, पुरुष मानसिक रोगी थे उनके लिए अलग, और स्त्री मानसिक रोगी उनके लिए अलग वार्ड तैयार कराया जाता था, और मानवीय व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया जाता था। और अमेरिका में 19th सेंचुरी के प्रारंभ में ही एक स्कूल की शिक्षिका थी जिसका नाम था डोरोथिया डिक्स। उन्होंने बहुत सराहनीय प्रयास किए। इस आंदोलन का नाम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन था, जिसके अंतर्गत मानसिक रोगियों के प्रति हर मानवीय प्रयासों को सम्मिलित किया गया। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में, रशिया में, हर जगह ये खासकर ज़्यादा अमेरिका में ही इस तरह के लोगों ने इस पर बहुत रिसर्च की और बहुत परिस्थितियों को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया, ताकि परिस्थिति अगर व्यक्ति का अच्छा होता है तो उसमें व्यक्ति को ठीक होना और उसका ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प हो जाता है। उसके बाद फिर एमिल क्रिपलिन आए, उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा था। एमिल क्रिपलिन का योगदान ग्रिसिंगर के योगदान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। ग्रिसिंगर भी थे, विलियम ग्रिसिंगर, जिन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, लेकिन उनके योगदान से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इनका माना गया है। इन्होंने विभिन्न लक्षणों के आधार पर मानसिक रोगों को अलग अलग प्रकार में बांटा, विभाजित किया है, इन्होंने कैटेगराइज किया है सिम्टम्स के आधार पर। जैसे इन्होंने मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस को कहा, जैसे वैसे मानसिक रोगों के बारे में बतलाया, साइकोसिस के बारे में बतलाया, उसका सिजोफ्रेनिया के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि हेरिडिटी तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जो एनवायरनमेंट्स होता है, एनवायरनमेंट व्यक्ति का जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसके कारक में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के आए सिगमंड फ्रॉइड, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे कि उन्होंने ये बतलाया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स को जानने के लिए फ्री एसोसिएशन मेथड के द्वारा या स्वप्न विश्लेषण के द्वारा या अचेतन मन को जानने के बाद या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को देखने के बाद, उनके डिफेंस मैकेनिज़्म को पढ़ने के बाद बहुत सारे बीमारियों के बारे में और कारण के बारे में व्यक्ति जान सकता है कि किस व्यक्ति को साइकोन्यूरोसिस है या साइकोसिस है। अगर साइकोन्यूरोसिस है यानी हल्के प्रकार का मानसिक रोग, तो वो क्यों हुआ, कौन से ऐसे संवेग थे उनके पीछे, कौन सा संघर्ष से वो गुज़रा है, कैसी भावनाओं से वो गुज़रा है, बचपन उसका कैसा बीता, उसका पेरेंटिंग कैसा हुआ, कैसे पालन पोषण हुआ, इन सारे विधियों को उन्होंने बतलाया। उन्होंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस की परिभाषा बतलाई। उन्होंने ये कहा कि हमारे बहुत सारी इच्छाएं जो कि हम तृप्त नहीं कर पाते अपने चेतन अवस्था में, उनको हम अनकॉन्शियस में दमित कर देते हैं और ये दमित इच्छाएं जो हैं वो हमारे ड्रीम के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आती है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसमें उन्होंने पूरे अच्छी तरह से समझाया कि अगर हम किसी व्यक्ति का स्वप्न का विश्लेषण करें तो उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है। तो जब तक हम किसी भी मानसिक एबनॉर्मल व्यवहार का कारण जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक उसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उसके बाद एडोल्फ मेयर आए, उन्होंने भी स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के वो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने साइकोबायोलॉजिकल व्यू पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि साइकोजेनिक भी होता है यानी मानसिक भी होता है ये मानसिक रोग, और सोमैटोजेनिक भी होता है, दैहिक भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग का, अगर हम लोग का मन प्रभावित होता है या दुखित होता है, तो हमारा कहीं ना कहीं शरीर भी प्रभावित होता है। ठीक उसी तरह अगर हमारा शरीर किसी कारण से डिस्टर्ब्ड है तो हमारा मन भी प्रभावित होता है। तो इस तरीके से इस मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में और भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने तरह, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल यूंग, ये लोग सारे मनोवैज्ञानिकों का योगदान बहुत सराहनीय है और उन्होंने तरह तरह से रिसर्च करके और अपनी बातों को रखा कि कैसे हम लोग, कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है और उसको हम, उसकी जानकारी हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट करने वाला यानी मनोचिकित्सक और जो रोगी है, मानसिक रोगी है, दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसके वातावरण में अच्छा संबंध बनाया जाए, कैसे उनको एजुकेट किया जाए, कैसे सिर्फ दवा से या शौक से या अन्य विधि के द्वारा नहीं, बल्कि उनको बोलकर, उनको समझाकर, उनको फ्री एसोसिएशन मेथड के द्वारा कैसे उनको ठीक किया सकता है, ये होलिस्टिक अप्रोच अपनाना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी 1801 से लेकर 1950 के बीच में इतने सारे कार्य हुए। अब आइए एबनॉर्मल साइकोलॉजी टुडे, यानी कि 1951 से लेके आज तक के डेट में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुए, जितने भी रिसर्चेस हुए, उससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत तरह के ऐसे रिसर्च हुए हैं जो कि कंसेप्ट बतलाए हैं कि हर रोग का क्या कंसेप्ट होता है, और कभी कभी ओवरलैपिंग ऑफ बिहेवियर, ओवरलैपिंग ऑफ सिम्टम्स हम देखते हैं, एक दूसरे के दो दो रोग को एक साथ होते हुए भी देखते हैं। तो ये सब रिसर्चेस का नतीजा है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे मनोवैज्ञानिकों का जिन्होंने इतने ज़्यादा स्टडी करके इन्होंने तरह तरह के फैक्ट से हमें अवगत कराया है। 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ तक मानसिक अस्पताल ही मानसिक रोगियों के उपचार का मात्र सहारा था, ये पहले था। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें क्या होता था, मानसिक अस्पतालों में बहुत तरह के गलत कार्य भी होना शुरू होते थे। वहाँ पर लोग बहुत ध्यान नहीं देता था, इनको बहुत तुच्छ समझा जाता था, ऐसे पेशेंट्स को बहुत नज़रअंदाज किया जाता था, इन्हें तुच्छ समझा जाता था। कहीं ना कहीं इनके भी दिमाग में ये था कि भगवान का दिया हुआ श्राप है इनको, भगवान का दिया हुआ पनिशमेंट है इनको। तो ऐसा देखा गया था कि रोगी को भर्ती तो करा लिया जाता था, लेकिन इतनी क्रूरता के साथ उनके साथ पेश आते थे लोग, अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता था कि वे चाहे तो उनका देहांत हो जाता था या फिर वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन तो ये मेन मकसद जो था कि ऐसे बीमारी, ऐसे रोगियों को ठीक करें,
तो उसके लिए वो लोग नहीं कर पाते थे। और होता क्या था कि उनके लिए ना सही रूम का होता था, बिल्कुल धूप हवा कहीं से नहीं आता था, बिल्कुल अनहेल्दी एटमॉस्फेयर जिसको हम कह सकते हैं वो। बातचीत करने का तरीका बहुत ही रूड था, बहुत ही अपशब्द यूज़ करते थे वे लोग। तो इस तरह से फिर बाद में जाकर अमेरिका में ही कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स का गठन किया गया, जिसमें मानसिक रोगियों को मानवीय ढंग से उत्तम उपचार करना था। उनका मोटो यही था कि इनको अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे, जिसमें कि उनकी कुछ-कुछ सेवाएँ थीं। 24 घंटा उनकी सेवा होती थी, जैसे इमरजेंसी केयर होता था, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया तो उनको उनके साथ वैसे करना। फिर शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइज़ेशन, यानी कम समय के लिए, अगर उसका रोगी का बहुत ज़्यादा इंटेंस लक्षण नहीं है तो उसको थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइज़ेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए रखा जाता था। उसके बाद पार्शियल हॉस्पिटलाइज़ेशन भी, ये सब डिपेंड करता है कि तीव्रता क्या है रोग का, कौन-सा रोग है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन के बारे में जो हमने आपको हम बता रहे हैं आपको, वो सब है अलग-अलग रोगियों पर ये लागू होगा। आउट पेशेंट केयर, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ़ पेशेंट आया, अपना हाल बताया, अपना काउंसलिंग कराया, उसके बाद फिर वो अपने घर जा सकता है और घर के लोग उनको ये कर सकते हैं। फिर परामर्श भी था, परामर्श का भी कार्यक्रम उसमें हुआ करता था। तो इस तरीके से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में ये सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता था और उनको मॉडर्न मेथड के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो मुख्य 3 काल में, 3 पीरियड्स में बाँट कर बतलाया गया है और इसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ है, काफ़ी ओवरलैपिंग भी हुआ है। प्रारंभिक काल में, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्री साइंटिफिक पीरियड में, देवी-देवताओं का प्रकोप, दुरात्मा का प्रवेश से उत्पन्न हुआ माना जाता था। आधुनिक युग में इस विचार की मान्यता जाती रही और मानसिक असामान्यता को एक प्रकार का मानसिक रोग समझकर ह्यूमन ट्रीटमेंट पर बल डाला गया। इस काल में असामान्यता का कारण सोशल एनवायरनमेंट भी बतलाया गया था। उसके बाद 1950 के बाद जो असामान्य मनोविज्ञान में पहले से चले आ रहे मानसिक अस्पताल में किए जा रहे उपचार को अमानवीय ठहराया गया। इस जो आज के डेट में हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी का स्टेटस है, और उनकी आलोचना भी की गई। ऐसे विचार, लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मानसिक अस्पताल में भर्ती कर देने से मानसिक रोग की तीव्रता घटने के बजाय बढ़ने लगती है। तो मानसिक अस्पताल की जगह भिन्न-भिन्न प्रकार के कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर ने उनका स्थान ले लिया और बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कि इस तरह का भी चलाते हैं। संकट काल में हस्तक्षेप केंद्र, जैसे क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, ऐसे ही केंद्र का नवीनतम नमूना है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है, परंतु इसकी बढ़ती सफलता से अन्य देशों में भी केंद्रों की शुरुआत लोग कर रहे हैं। हमारे भारत में भी इस तरह का सेल का गठन हुआ है, इस तरह का काउंसलिंग। आजकल तो लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो गए हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और काउंसलिंग के द्वारा भी मानसिक जो व्यक्तित्व विकृति होती है, कभी-कभी लोग अपना व्यक्तित्व ही विघटित महसूस करते हैं, उनको महसूस होता है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। वैसे लोग इच्छुक होते हैं कि हम पुनः अपने पुराने व्यक्तित्व को ग्रहण कर सकें, तो वैसे लोग इच्छुक होकर जाते हैं काउंसलर के पास। तो बहुत सारे ऐसे आजकल मॉडर्न एज में माध्यम हैं जिसके द्वारा एबनॉर्मल बिहेवियर को दूर किया जा सकता है, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का हिस्ट्री इस तरह से काफ़ी पुराना है और रोचक भी है। और जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब समझ में भी आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो आपको, तो मैसेज बॉक्स में डालकर ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे ज़रूर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और